हाय सभी एप्लीकेंट सभी साथियों को नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। अभी देखना है कि ये कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें जो टीचर्स की वैकेंसी आई हुई है इसमें बहुत सारे टीचर्स को इसके बारे में कंफ्यूजन होते हैं। कंफ्यूजन ये है कि इसके अंदर कैटेगरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इस बार जो नोटिफिकेशन आया हुआ है इसके अंदर कुछ इन्होंने अपडेट किया हो या कह सकते हैं अमेंडमेंट कुछ की हो गई है इसके अंदर। वो चीज़ें थोड़ी सी क्लियर तरीके से समझना होगा कि क्या हम इसमें अपनी कास्ट कैटेगरी को, आरक्षण कैटेगरी को हम लेके कैसे इसमें रिजर्वेशन ले पाएंगे। तो ये ऑफिशियली वेबसाइट है, आप सिंपल सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, है ना। ये लैपटॉप या डेस्कटॉप पे है, अगर मोबाइल में करेंगे तो हो सकता है ये स्क्रीन आपको थोड़ा डिफरेंट तरीके से दिखे या उसको आप डेस्कटॉप मोड पे कर लें। तो यहाँ देख पाएंगे कि यहाँ नोटिफिकेशन है, आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से ये दोनों वैकेंसीज के लिए आ जाएगा। अभी हम सिर्फ बात करने वाले असिस्टेंट टीचर ट्रेनेड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन। असिस्टेंट टीचर जो आपका टीजीजी के लिए यानी ट्रेनेड ग्रेजुएट ग्रेड है ना, जिसका एडवर्टाइजिंग में नंबर है A5/E1, है ना। तो इसके बारे में बात करेंगे जहाँ पे आपको माउस दिख रही है, असिस्टेंट टीचर ट्रेनेड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन। इसकी जो डिटेल्स है, कुछ शर्तें हैं, कुछ डिटेल्स है, उसके बारे में समझेंगे, हिंदी में थोड़ा समझेंगे ताकि इजी तरीके से आप सभी जो हमारे टीचर्स हैं या जो इसके बारे में जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है या अप्लाई करना चाहते हैं वो थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो अब आते हैं हम, और इस तरह के कोई भी फॉर्म को आपको फिल करवाने में अगर कोई हेल्प चाहिए होता है तो हमारा चार्ज बेसिस पे ये फॉर्म के बारे में यानी फॉर्म को फिल करने में हेल्प की जाती है। तो हमारा चार्ज अलग से उसमें रहता है और गवर्नमेंट जो फीस रहती है वो अलग से रहती है। उसके लिए जब आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट करेंगे तो आपको वो सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। अब आगे बढ़ते हैं, तो इस बेसिकली हम असिस्टेंट टीचर के बारे में देखेंगे जो अभी लेटेस्ट की वैकेंसी है। तो जब आप यहाँ पे व्यू एडवर्टाइजमेंट पे क्लिक करेंगे इस तरह से एक पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में आ रहा है। अभी फिलहाल शुद्ध तरीके से अच्छे से समझने में मैंने अभी सिर्फ हिंदी के लिए ओपन किया है, तो यहाँ हम आते हैं और हिंदी में देख लेते हैं। ऑलरेडी हमने यहाँ पे टीचर इंग्लिश में भी किया हुआ है, तो आप इंग्लिश में भी दोनों चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पेज पे हम आएंगे, पर्टिकुलर यहाँ पे वो सारे रिजर्वेशन कैटेगरीज लिखा है, 5 नंबर यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरीज। इसी तरह से तो हिंदी में देख लेते हैं। तो हिंदी में मैंने यहाँ ओपन किया है जो एडवर्टाइजमेंट है उसका, यहाँ पे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। इसमें इसके फर्स्ट पेज पे आएंगे और थोड़ा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे फर्स्ट पेज पे, तो यहाँ पे आएगा 5 नंबर। बहुत ध्यान से समझना है, 5 नंबर जो आरक्षण की कैटेगरीज यहाँ पे शो हो रही है, ध्यान से समझना है आरक्षण। अब आरक्षण में बहुत सारे लोगों को इस बारे में कंफ्यूजन थी और कई सारे लोगों ने इसके बारे में क्वेश्चन किया है हमारे से। कई सारे लोग हमारे जो अलग ग्रुप हैं, हमारे जो अलग चैनल्स हैं या अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे, या हमारे और भी अदर सोर्सेज हैं वहाँ से सब जगह से ये चीज़ें आई हैं कि इसको क्लियर कैसे किया जाए। मतलब इस चीज़ों को कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हमारे जो आरक्षण है इस पर थोड़ा सा कुछ इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं या बहुत सारी चीज़ें थोड़ी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजातियां, इनके बारे में ये सारी डिटेल्स लिखी गई है कि वो ले सकते हैं। नोट 1 में ये सारी बातें हैं, वो आप ध्यान से पढ़ेंगे इसमें। एक अल्ट्रा वायरस के बारे में जो इनमें पहले रीड कोई डाली गई थी उनके लिए, ईडब्ल्यूएस की श्रेणी के बारे में इसमें लिखा गया पूरी डिटेल्स। और अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियां के आरक्षितों और दिव्यांगजन, उत्कृष्ट खिलाड़ी जिन्होंने कभी कोई प्लेयर रहे उन्हें स्टेट से या नेशनल से, उनको भी इसमें छूट मिलेगी। और वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों को। अब थोड़ा सा हम चलेंगे पेज नंबर 2 में, थोड़ा और स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ हम समझेंगे कि ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की इसमें जो इसकी नोटिफिकेशन है इसके अंदर जो डिटेल्स बताई गई हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण आयु में छूट का लाभ अनुमन्य नहीं, यानी हो सकता है आपको नहीं मिले, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो ओटीआर जो
तो बेसिकली इस पे आएंगे इस वाले पॉइंट पे। अब हम आते हैं इस वाले 5 नंबर वाले पॉइंट पे, यानी पेज नंबर 2 का फर्स्ट हम आप देखेंगे यहाँ से। यहाँ पे कुछ डिटेल्स बहुत ध्यान से समझने हैं। जब आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन करेंगे ना, ओटीआर के अंदर बेसिकली सारी डिटेल आपको फिल करनी है। उसका सारा मेन जो पार्ट है ना, वो सब ओटीआर के अंदर है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो इसमें आपकी वो सारी जो डिटेल्स है, वो सभी डिटेल्स को केयरफुली डालना है कि अगर आप जनरल में हैं, ओबीसी के अंदर हैं, एससी एसटी के अंदर हैं, ईडब्ल्यूएस के अंदर हैं, आप जिस भी कैटेगरीज के अंदर है उसके सारी डिटेल्स है। इसमें उत्तर प्रदेश में कुछ खास जो छूट मिलेगी, तो उसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और अगर आप कोई कास्ट कैटेगरी में छूट चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है वो इसके अंदर लगेगा। अब इन दोनों चीजों को समझ लेंगे। कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट लगाने में जो आपकी डेट ऑफ इशू डेट है, कास्ट और डोमिसाइल के राइट साइड ऊपर की तरफ वहां पे होता है जारी करने की तिथि या फिर डेट ऑफ इशू, तो उसको देख लें कि आपके 1 साल के अंदर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो थोड़ा सा है, बट इसके अंदर वो अमेंडमेंट में कहीं क्लियर नहीं है, बट कोशिश करना चाहिए आपको कि हर साल उसको रिन्यूअल करा लें अगर आपको गवर्नमेंट में यूज करना है तो। ठीक है, आगे यहाँ पे थोड़ा सा तो ओटीआर के जो भी हम रजिस्ट्रेशन करेंगे उसमें। अब यहाँ पे कहता है 6 नंबर कि आरक्षण आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत ज्ञापन के है ना परिशिष्ट 1 पर उपलब्धित निर्धारित को स्वच्छ अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जो जनरली आता है वो यूपी के अंदर वो एक ही फॉर्मेट होता है, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से कराएंगे। ठीक है, उसे आयोग को प्रस्तुत करना है। अब यहाँ पे चीजें एक और चीज समझना है जो ध्यान से, एक से अधिक आरक्षण श्रेणी यानी कि या आयु सीमा में छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक छूट जो अधिक लाभकारी होगी दी जाएगी। अब मान के चलें इसमें अलग अलग कैटेगरीज कैसे है, जैसे मान के चलें कि आपकी एक कास्ट कैटेगरी होगी, ठीक है, और दूसरा एक होता है कि अगर आप स्वतंत्रता सेनानी हैं यानी कि आप एक सर्विसमैन है, रिटायर्ड एक सर्विसमैन है, उसमें छूट मिल रही है आपको, और आपको एक कास्ट कैटेगरी में मिल रही है, और आप हो सकता है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी विकलांग जो उस कैटेगरीज में आते हैं उनमें। तो इन तीनों कैटेगरीज के अंदर जो आपका सबसे ज्यादा जिसकी कैटेगरीज की क्षमता है, फॉर एग्जांपल आपको समझा दिया जाता है कि मान लो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट 3, एक कोई है एग्जांपल के लिए कि एक आरक्षण रिजर्वेशन कैटेगरी ए है, रिजर्वेशन कैटेगरी बी है, रिजर्वेशन कैटेगरी सी है। अब समझें कि एक ही एप्लीकेंट इन तीनों में एलिजिबल, यहाँ तो आप कह नहीं सकते ये तीनों उसके ऊपर एप्लीकेबल है ना। तो वो कैसे है कि मान लो कि वो ए बी सी इन तीनों पॉइंट्स के अंदर वो कास्ट कैटेगरीज में भी हो पा रहा है और वो विकलांग भी है, और वो साथ में कुछ और भी हो सकता है, या हो सकता है कि वो कास्ट कैटेगरी और विकलांग दोनों की बेनिफिट। तो अब अगर मान लो ए बी सी, अगर इन तीनों में मान लो एक ही परसेंटेज होती है 30%, एग्जाम्पल के लिए सब समझाया रहा है ताकि आप थोड़ा सा क्लियर तरीके से अंडरस्टैंड कर लें। मान लो ए अगर 35 कैटेगरीज हो रहा है, 35% है, बी है 30% और सी है 25%। अंडरस्टैंड। तो अब आप ए बी और सी इन दोनों को देख रहे हैं डिफाइन करके, तो आप समझ पा रहे हैं कि ए में 35% यानी सबसे ज्यादा इसमें हो रहे हैं। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि जो आप इस रिजर्वेशन कैटेगरीज के अंदर या रिजर्वेशन की जो आप छूट लेना चाहेंगे उसमें आपको जो सबसे ज्यादा होगा कोई एक आपको दिया जाएगा। अगर आप सोचेंगे कि नहीं मैं आयु कैटेगरी अपने जैसे आरक्षण रिजर्वेशन कैटेगरी या फिर आपके एज की जो उसमें लिमिट है जो छूट मिलनी चाहिए थे वो सभी चीजें आपको सब मिला के बहुत ज्यादा पड़ जाए, तो वो सब कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए इन्होंने इसमें क्लैरिफिकेशन पूरी तरीके से किया हुआ है कि एक से अधिक आरक्षण श्रेणी यानी कि जो आपकी कैटेगरी है जैसे जाति का, और आयु से छूट का कैटेगरी, वो आपको अभ्यर्थी को केवल एक ही छूट मिलेगी जो अधिक लाभकारी होगी, जो सबसे ज्यादा परसेंटेज जिसकी मान के चलिए, जैसे मैंने आपको समझाया ए बी और सी, उस केसेस में जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी वो आपको बेनिफिट कोई एक दी जाएगी। 8 नंबर पॉइंट को क्लियर करते हैं। महिला अभ्यर्थी के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। थोड़ा सा इसमें क्लियर समझना है, इसमें अभी आगे थोड़ा डिफाइन करके नहीं समझाया गया पर समझना क्या है। अब ये 8 नंबर पॉइंट क्यों कहा जा रहा है, जो ये नंबर 8 नंबर पॉइंट है इसे बार बार यहाँ रिपीट क्यों किया गया है 8 नंबर पॉइंट को, वो इसलिए कि इसको अब समझना है कि मान लो कोई एक फीमेल है, कोई लड़की है, उसकी शादी हुई, अब उसकी जो कैटेगरी है शादी से पहले वो मान के चले जनरल। अब एक जनरल लड़की किसी ऐसे लड़के से शादी कर लेती है जिसकी कास्ट कैटेगरी जो आता है वो ओबीसी या एससी या एसटी होता है। एग्जांपल के लिए ये समझाया जा रहा है थोड़ा सा समझने के लिए आपको। तो अब क्या होता है, क्योंकि लड़की की जो उसकी ओरिजिनल कास्ट जहाँ से वो पली बड़ी है, जहाँ से उसकी जन्म हुए हैं, जो माता पिता की उसकी जो कैटेगरी है वो है जनरल, बट उसकी शादी होगी हस्बैंड, तो हस्बैंड की कास्ट कैटेगरी है एसटी, एससी हो सकता है, एसटी हो सकता है, ओबीसी हो सकता है। तो उसमें ये गवर्नमेंट ने इसमें प्रॉपरली कर दिया कि अगर महिला अभ्यर्थी के मामले में पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगी।
कि इस केसेस में कई सारे लोगों ने रिजर्वेशन ले लिया है, तो वो और कई सारे लोगों ने इसकी चालाकी भी की है। अभी बहुत सारे हमारे कुछ ग्रुप्स के अंदर कुछ ऐसे देखे गए हैं और कई सारे लोगों ने इसके बारे में बताया है कि कोई छूट पाने के लिए लड़कियों ने या आप कह सकते हैं ये डोंट माइंड कि ये एक तरह से कि जनरल कैटेगरीज की है और उन्होंने किसी चीज़ में छूट पाने के लिए या गवर्नमेंट स्कीम में या किसी भी तरह का आरक्षण लेने के लिए उन्होंने इस तरह से की जिसमें कि उनको एससी एसटी या ओबीसी से शादी की ताकि उनको छूट मिल जाए। तो गवर्नमेंट इसलिए इन बातों को समझ रही है कि एक्चुअल में जाति तो आपकी वो मान्य होगी ना जहाँ पे आपका जन्म हुआ, जिस घर से आप पले बड़े हैं, स्पेशल महिलाओं के लिए, फीमेल्स के लिए, गर्ल्स जो हैं जिनकी शादी होगी उसके बाद, तो उनसे पहले उनकी जो जाति थी वही मान्य होगी। तो इसमें कि आपकी अभ्यर्थी के मामले में जो महिला अभ्यर्थी है वो पिता पक्ष से निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे। अब एक चीज समझना आप थोड़ा सा इसमें क्लियर तरीके से, कि इसमें थोड़ा सा और क्लियर आप समझ लो 8 नंबर पॉइंट को, कि अब ये उस वाले केसेस में जब फीमेल की जो कैटेगरी है वो शादी से पहले ओबीसी एससी एसटी है, और अब एक ग्राफ आप समझ लो कि जनरल है, जनरल में आपकी कोई आरक्षण, इसमें आपकी कोई कैटेगरीज रिजर्वेशन नहीं होती है। ओबीसी में कैटेगरीज स्टार्ट और फिर आपको एससी और एसटी में ये कैटेगरीज मिलती है। ये 3 कैटेगरीज हैं। अब इन तीनों को डिफाइन करके समझते हैं। मान के चलें ओबीसी को ए में, पार्ट ए में करते हैं। जैसे हमने एक और एग्जांपल समझाया था कि आपकी इस आरक्षण कैटेगरी को, आयु की सीमा को, वैसे ही इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। अब क्या है कि हम समझते हैं ए बी और सी, इन 3 करते हैं। तो मान लो पॉइंट ऑफ ए जिसमें कि ओबीसी कैटेगरी है, एग्जांपल के लिए इसमें 35% कैटेगरीज में छूट मिल रही है, और एक पॉइंट है बी जिसके अंदर 30% मिल रहा है, और एक है पॉइंट है सी जिसमें 25% है। ठीक है, तो ए को मान के चलते हैं कि ये ओबीसी है, सॉरी, ए को हम मान के चलते हैं कि ये एसटी है, और बी को मान के चलते हैं कि ये एससी है, और सी को मान के चलते हैं कि ये ओबीसी है। तो जो सी आया उसमें सबसे कम थोड़ी छूट मिलती है, क्योंकि ओबीसी से ज़्यादा छूट मिलती है एससी एसटी को, तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा सा डिफाइन इस तरीके से करके समझा रहा हूँ। तो इस केसेस में क्या होगा कि जब आपके कोई एक लड़की है जिसकी शादी हुई और उसकी कास्ट कैटेगरी जनरल मान लो ओबीसी है, और उसने शादी कर ली एससी एसटी को, तो क्या हुआ, छूट ज्यादा ले रही है ना, इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान रख लिया है कि अब आपको उस कैटेगरीज का, हस्बैंड वाले कैटेगरीज को लेके आप इसमें छूट ले रहे थे। तो अब क्या होगा कि ओबीसी में आप हैं और आपने शादी कर ली एसटी से, या आपने शादी कर ली एसटी से, तो छूट आपकी वो वाली नहीं, बल्कि आपकी जो ओबीसी की रियल है, जहाँ से आपके पिता की जो आपकी, जहाँ से आपकी जन्म हुई है, जो माता पिता की आपकी रियल कास्ट है, वो आपको इसमें मान्य किया जाएगा। अब अगर किसी की सेम कास्ट मैके में है, सेम कास्ट महिलाओं के तौर पे जो फीमेल्स हैं, उन फीमेल के लिए देखा जाएगा कि जो एप्लीकेंट हैं, कि अगर उनकी मान के चले कि एक शादी से पहले भी आपकी ओबीसी है और शादी के बाद भी आपने, आपका जो फीमेल कैटेगरीज में जो उनके हस्बैंड है, आपका हस्बैंड मान के चलो कि ओबीसी में आते हैं, तो आपकी शादी से पहले भी ओबीसी थी और शादी के बाद भी ओबीसी, तो आपकी इसमें कास्ट कैटेगरी चेंज नहीं हो रही है। तो उस केसेस में डिपार्टमेंट या बाद में जब आपको क्योंकि तो इसके लिए बहुत ज़्यादा क्लेरिफिकेशन नहीं मांगे होंगे, क्योंकि माता पिता भी सेम कास्ट है और आपकी भी सेम कास्ट है और आपके हस्बैंड की भी सेम कास्ट है, तो उस केसेस में आपको इसमें डिफरेंट कुछ चीज़ें नहीं होंगी। पर जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे कि अगर मान लो सेम कास्ट एससी की है शादी से पहले और सेम एससी से शादी की है, तो उसके भी कास्ट चेंज नहीं हो रहे हैं। सेम अगर कोई एसटी में है और शादी भी एसटी से की है, तो उसके कास्ट चेंज नहीं हो रहे। हाँ, अब आप एक चीज और इसमें थोड़ा सा डिफाइन, और एक अब एक ये तो एक पॉइंट हो गया 8 नंबर वाले पॉइंट में, एक चीज आपने समझी। अब इसमें ये कहा गया एक बेनिफिट किन लोगों के लिए है। अब बेनिफिट उन लोगों के लिए, अभी तो मैं ये समझाया था 8 वाले पॉइंट के अंदर, अभी जो हम लोगों ने समझा कि बेसिकली कोई जनरल में लड़की है, शादी होने के बाद उसने एससी एसटी या ओबीसी से शादी कर ली, तो कैटेगरीज को ले रही है। अब इसमें एक बेनिफिट उन फीमेल्स के लिए होगा जिनकी मायके या जन्म जिन लड़कियों का हुआ है, मायके का माता पिता की कास्ट कैटेगरी है एससी एसटी या ओबीसी, और अब आपने शादी कर लिया, तो आपके हस्बैंड, आपके पति का जो कास्ट है वो जनरल आता है, तो इसका मतलब आपको कैटेगरीज नहीं मिलेगी। तो इस वाले 8 वाले पॉइंट का मतलब है कि ये पॉइंट आपको एक राइट देता है कि अब आप मैके वाले कैटेगरीज को लगा के आप अपनी कास्ट कैटेगरी से आरक्षण, ये रिजर्वेशन कैटेगरीज में छूट ले सकते हैं। ये एक फायदा है उन बच्चियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, या उन टीचर्स के लिए जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हो, जो इस चीज़ में आगे बढ़ेंगे अपने टीचर्स के लिए, तो उनके लिए एक फ़ायदा हो जाएगा जिनकी कास्ट कैटेगरी एससी में है या एसटी में है और उन्होंने शादी की जिस लड़के से, उसका कास्ट कैटेगरी है ओबीसी। तो आपको
अपने हस्बैंड वाले कास्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा बेनिफिट इससे मिलेगा। ठीक है, किससे? जो आपके खुद की आपकी मायके की है। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे उनके लिए फायदा हो जाएगा। तो ये एक, अब देखें तो एक पहलू से ऐसा होता है कि हमें फायदा भी है उन उन फीमेल टीचर्स के लिए, और एक तरह से देखें तो जिनकी कास्ट कैटेगरी उस तरीके से थी तो उनको थोड़ा सी दिक्कत हो सकती है कि अगर वो जनरल में है, उन्होंने ओबीसी से शादी कर ली है, तो आपके जनरल कैटेगरीज में है तो आपके मायके वाले ही कैटेगरीज पिता पिता पक्ष के लिए मान्य होगा। पर अगर चीजें थोड़ी सी समझनी है कि सेम कास्ट कैटेगरी आपकी शादी से पहले थी और आप शादी के बाद आपके हस्बैंड की सेम कास्ट कैटेगरी है, तो उस केसेस में आपको कोई डिफरेंट या किसी तरह के कोई इश्यूज होंगे नहीं और उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, है ना। अगर आपकी सेम एससी है, शादी से पहले मैके का पिता पक्ष यानी मदर फादर का, और शादी के बाद अब आपने की हस्बैंड की तो एससी है, शादी से पहले फीमेल के लिए उसके मैके और उसके माता पिता का एसटी है, और शादी के बाद भी उन्होंने हस्बैंड एसटी कैटेगरी के, तो उस केसेस में ये ज्यादा डिपार्टमेंट आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर, है ना। अब जिनकी जनरल में है उन्होंने शादी करी एससी एसटी से, तो वो छूट आपको एप्लीकेबल इस वाले केसेस में नहीं होगी। पर अगर पर अगर ध्यान दें, पर अगर बच्ची, इसमें एक बेनिफिट उन लोगों बच्चियों के लिए है जिन्होंने एससी एसटी में है, ओबीसी में है, उन्होंने किसी जनरल से शादी कर ली है, तो इनके लिए ये एक गुड न्यूज़ है। आप कह सकते हैं कि बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ लक, कि आपको ये बहुत अच्छा एक चीज़ है कि आपके अपने मैके पिता पक्ष की कास्ट कैटेगरी को ही मान्य किया जाएगा। अगर आपके हस्बैंड जनरल में है तो उस केसेस में आपको कास्ट कैटेगरी की छूट नहीं मिलती है, तो इस केसेस में ये छूट आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एक अच्छी पॉइंट भी है और एक उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि दोनों तरह से देखें तो दोनों तरीके से भी ठीक है। अब 9 वाली बात है, अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में अपने आवेदन के में पात्रता आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु जिस श्रेणी और उप श्रेणी का दावा किया गया है उसके समर्थन में समस्त वांछित प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य, अन्यथा उनका द्वारा जो है ना उनकी दावा को स्वीकार नहीं किया जाए। तो ये थोड़ी सी आप चीजें समझ लेंगे, है ना, कि इसमें जो बातें की गई हैं वो थोड़ी सी जो बातें बताई गई हैं, है ना, कि ये थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे। तो ये मेन चीजें जो फीमेल वाला था, कई सारे बच्चों ने, कई सारे स्टूडेंट्स ने, कई सारे टीचर्स ने क्वेश्चन किया इस बारे में कि ये वाले कैटेगरीज के अंदर, तो इसमें थोड़ी सी चीजें वो क्लियर आपके लिए हो गई। तो बेसिकली इस वाले में अब ये जो मेन पॉइंट है आगे आप इसको डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दिया जाएगा, तो आप प्लीज़ इसको एक बार चेक कर लेंगे, है ना। तो आपको शायद यहाँ पे डिटेल्स मिल जाएगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शायद दिख जाए, तो एक इसके लिंक शेयर कर देंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों को आप एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। और ये चेक करने के बाद आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएगी। ठीक है, अब इस फॉर्म को रजिस्ट्रेशन, अब पार्ट हम आते हैं यहाँ पे मेन वाली वेबसाइट के अंदर, कि इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो पार्ट्स होंगे वो कैसे कैसे स्टार्ट है। तो मैं आपको इस रजिस्ट्रेशन में 4 पार्ट के अंदर इस पूरे फॉर्म को डिवाइडेड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट मेरे हिसाब से, बाकी आप जैसा भी समझ लें, फर्स्ट है कि आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन इसके फॉर्म के अंदर सबसे मेन पार्ट है। तो ओटीआर जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप ये मेक श्योर कर लें, कुछ कुछ ऐसे जो प्रो टिप्स हैं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी टीचर्स के लिए बहुत ही ध्यान से आप समझ लें, कि जैसे अभी मैंने समझाया कि फीमेल वाली कैटेगरीज के अंदर जो आपकी कास्ट वाली बात आ रही है, तो आप कोशिश करें कि ऐसा भी हो सकता है कि आयोग आपसे इन दोनों बातों को, दोनों चीज़ों को, जो कमीशन डिपार्टमेंट है वो दोनों चीज़ें आपके जब जॉब के टाइम हो तो मांगे। मान लो अगर आपने ये कहा कि सर मैं तो, अब एज ए फीमेल आपने बोला कि सर मैं तो ओबीसी से आती हूँ, पर आपका हस्बैंड जनरल में है, तो आपको तो फायदा हो गया ना। अगर हस्बैंड की जनरल कैटेगरी जोड़िएगी तो आपको उसको
जनरल कैटेगरी में फिर आपको आरक्षण नहीं मिलेंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी से को छूट नहीं मिल पाएगी। बट अगर आप ओबीसी हो, आपने शादी कर ली जनरल से, तो आपको छूट मिल रही है ओबीसी की। तो ओबीसी में बेसिकली क्या करना है, आपका खुद का एक कास्ट सर्टिफिकेट और अपने माता पिता यानी पिता पक्ष को मान के चलें, माता तो नहीं, उसमें माता पिता भी नाम मेंशन होता है, तो इसलिए हम पिता का मान के चलेंगे। इन दोनों की कास्ट सर्टिफिकेट को आप रेडी रख लें अगर इस तरह के केसेस आपके साथ हैं तो ये जो है। और अगर आप सेम कास्ट कैटेगरी पहले भी है और बाद में भी है तब भी आप रख लें, क्योंकि आयोग जब इससे आपको मांगे तो ये चीजें ध्यान रख लें, ठीक है। और ओटीआर में जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो कोशिश करो, मेरा जो सजेशन है आप सभी के लिए, कि जो इसमें कास्ट और डोमिसाइल ये सर्टिफिकेट 1 साल के अंदर इशू होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कुछ पॉइंट्स मांग रहा है कि आप एप्लीकेशन नंबर डालो, आप सर्टिफिकेट नंबर एंटर करो और डेट ऑफ इशू यानी जारी करने की तिथि जब वो सर्टिफिकेट बन के आपको मिला, जिस दिन वो बन के आपको मिला, ठीक है, डिजिटली ऑनलाइन अप्रूव हो गया जेनेटिकली, तो आप कोशिश करें कि 1 साल के अंदर हो। पासपोर्ट साइज फोटो वेल क्लीन हो, अच्छे वेल ड्रेसेस करके, है ना, और फ्रंट फेसिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कई सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, फेस ऐसा टेढ़ा मेढ़ा करके फोटो क्लिक कर दी, ऐसा नहीं करना है। बैकग्राउंड एकदम क्लियर हो। कोशिश करें कि किसी पासपोर्ट साइज पासपोर्ट स्टूडियो से जो स्टूडियो फोटो स्टूडियो वहाँ से क्लिक करें अच्छे बैकग्राउंड के साथ और अपने वेल ड्रेसेस के साथ, ठीक है। फेस क्लियर होने चाहिए। कई सारे फीमेल्स जो बच्चियां हैं वो फेस के आगे हेयर आता है या कुछ है, तो उसको कोशिश करें कि पीछे की तरफ जाए और पूरी आपकी फेस अच्छी तरीके से फ्रंट में देख पाए। एंड उसमें सिग्नेचर जो रहेगा, सिग्नेचर में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि आप सिग्नेचर चाहे हिंदी में कर रहे हो, चाहे उर्दू में कर रहे हो, चाहे अरबी में कर रहे हो, चाहे इंग्लिश में कर रहे हो, चाहे आप कैसे भी सिग्नेचर कर रहे हो, तो जहां भी आप सिग्नेचर करेंगे उसी के जस्ट नीचे हिंदी में अपना नाम लिख देना। सिग्नेचर नहीं, हिंदी में नाम लिखना। कैसे? पहले आप प्लेन पेपर पे एक साइन करेंगे और फिर उसके बाद आप उसी के नीचे एक अपना नाम हिंदी में लिख दें। एग्जाम्पल के लिए मैं समझाना चाहूंगा कि मान के चलो कि आपका साइन आपने किया, आप एक साइन कर दिया, चाहे वो हिंदी में, इंग्लिश में, अरबी में, उर्दू में, किसी भी तरीके से आपने एक साइन किया जो अपना हस्ताक्षर है, आपने सिग्नेचर, वो आपने सिग्नेचर कर दिया। उसी के नीचे हिंदी में लिखेंगे आपका नाम। नाम कैसा? जो आपके हाई स्कूल में नाम है वो क्या नाम है, उसी सेम उसके हिंदी में लिखेंगे। या ऐसे भी समझ में नहीं आए कि हाई स्कूल के अंदर हिंदी नहीं लिखा हुआ है, तो आप अपना आधार कार्ड और हाई स्कूल दोनों मैच कर लें। अगर इंग्लिश स्पेलिंग ठीक है तो आधार कार्ड में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज होता है, तो वहां से हिंदी से आप अपना नाम डालें। सिग्नेचर के जस्ट नीचे आप अपना हिंदी में नाम लिखते हैं, सिर्फ नाम लिखना है, साइन नहीं करना, ठीक है। हिंदी में सिर्फ नाम लिखना है, साइन ऊपर आप जो भी लैंग्वेज में करते हो कर लो, उसके नीचे नाम लिखते हैं ये। और जो आपकी कास्ट कैटेगरी है वो प्रॉपर तरीके से आप फिल करेंगे। फीमेल्स के लिए जरूरी है कि अभी से वो अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लें अगर वो कास्ट वाले सिचुएशन के अंदर आते हैं तो, ठीक है। और कोई जो एक सर्विसमैन है उनको पूरा डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उसकी अमेंडमेंट एक बार आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे एक सर्विसमैन के बारे में भी यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी गई है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। इन दोनों को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप चेक कर। अब फर्स्ट पार्ट मैंने आपको ओटीआर बताया था, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो सारी डिटेल्स। ओटीआर में आपको 2 एड्रेस फिल करने के लिए बोलता है, एक तो होता है कम्युनिकेशन एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस। अब इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल समझ लेंगे कि जो भी इसके अंदर एड्रेस वाला पार्ट रहेगा आपके ओटीआर के अंदर, उसमें थोड़ा सा समझना है। जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है, इसका मतलब हो सकता है कि आप यूपी के रहने वाले हो। एग्जांपल के समझना आप, कि मान के चलो आप यूपी से लखनऊ से बिलोंग करते हो और आपके कास्ट सर्टिफिकेट और आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सब कुछ आपके लखनऊ के एड्रेस का है। आपने पढ़ाई भी वहीं से की, आपका डॉक्यूमेंट भी वहीं से है, आपके माता पिता भी वहीं से हैं, आपका परमानेंट घर भी वहीं से है। बट अभी के टाइम में आप या तो लखनऊ के उस उत्तर प्रदेश के अंदर ही उस डिस्ट्रिक्ट में अभी नहीं हो, आप हो सकता है कि नोएडा या दिल्ली या गाजियाबाद या किसी अदर स्टेट या अदर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो। तो अगर आप यूपी के किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में हो प्रेजेंटली के टाइम में, तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में वो फुल एड्रेस आप मेंशन करना। इससे क्या होगा कि अगर आपको सेंटर एग्जामिनेशन के लिए मिलेगा, तो कई बार आप जॉब कर रहे हैं या आसपास हैं, ज़्यादातर में हमने देखा इस तरह के केसेस फेस होते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट या टीचर जो हैं वो बाहर के रहने वाले हैं और यूपी के किसी अदर डिस्ट्रिक्ट से, और वो नोएडा या बाकी और नियर बाई एरिया में रहते हैं या दिल्ली या कहीं आसपास। तो वो कोशिश करें कि आप अपने कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस लोकल वाला डालें और जो परमानेंट एड्रेस है उसको आपको डालना है वो जो आपके डोमिसाइल और कास्ट के अंदर होता है। तो वो चीजें आपको प्रॉपर तरीके से उसके अंदर फिल कर देना, ठीक है। ताकि ये होगा कि आपकी परमानेंट, तो जो आप परमानेंट एड्रेस डालेंगे वो हमेशा आपको जो आपकी जाति प्रमाण पत्र है, आपके निवास प्रमाण पत्र है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, उसमें जो एड्रेस मेंशन है उसको कहते हैं परमानेंट एड्रेस। तो आप कोशिश करें कि वो परमानेंट वाले में कॉलम में फिल करें और कोरस्पोंडेंस में जहां भी आप रहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल के समझाया कि लखनऊ में आपका पूरा घर है, पूरा मकान सब कुछ अपना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी लखनऊ के हैं, बट आप रहते नोएडा में,
तो आप कोशिश करें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में नोएडा का प्रॉपर फुल एड्रेस डालें, ताकि अगर सेंटर या एग्जामिनेशन सेंटर कहीं जाए तो आपके उस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पर जाए, ना कि आपके उस परमानेंट एड्रेस पे, क्योंकि आपका बार बार भागना नहीं पड़ेगा। ठीक है। और उसके नीचे एक कॉलम होता है जिसमें पूछा जाता है कि होम स्टेट कौन सा है और आपका, और होम डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। तो होम स्टेट और होम डिस्ट्रिक्ट आपका वही होगा जो आपके कास्ट और डोमिसाइल के अंदर मेंशन। ठीक है। तो ये ओटीआर का फर्स्ट स्टेप पूरा हो जाएगा। सेकेंड पार्ट आता है जिसमें हम कहते हैं कि फॉर्म का पार्ट 1, उसमें लिखा होता है पार्ट 1। तो मेरे हिसाब से जो सेकेंड नंबर होगा वो होगा पार्ट 1, जिसके अंदर अपनी सारी डिटेल आप फिल करेंगे। बेसिकली वो सारा डिटेल ओटीआर से पिक करेगा और वहां अपने एजुकेशन से रिलेटेड आपको डिटेल्स फिल करनी। अब आते हैं पार्ट 2 के अंदर। हमारे हिसाब से पॉइंट नंबर 3 और आपके फॉर्म के अंदर होता है पार्ट 2 फॉर्म का। तो वहां पे पार्ट 2 में आप अपनी बेसिकली जो आपकी डिटेल्स है वो भी सेम ओटीआर से करेगा और 1 से पिक करेगा। वहां पे आपको कुछ बेसिक सी डिटेल डालनी है, और वो डिटेल डालने के बाद आप एलिजिबल आपकी कितनी है वो करके आप सहमति कर देंगे, एग्री कर देंगे, और फिर आगे आप उसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने से पहले आप फाइनली एक बार रिव्यू कर लेना। सबसे मेन पार्ट ओटीआर में जो आपने डिटेल्स फिल करी है ना वो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो ओटीआर फिल करते टाइम जो जो बातें बताई गई थी बहुत ध्यान से समझना। हाई स्कूल 10th क्लास में जो आपकी सेम स्पेलिंग है, नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, वो सेम आपके आधार से मैच होनी चाहिए, पैन कार्ड से मैच होनी चाहिए, आपके अदर डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए। ये मिस्टेक्स मत करना। ठीक है। तो ये ध्यान से रखना, वो चीज़ें आपको पहले से क्लियर कर लेनी है, ताकि जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपकी मिसमैचिंग होने के चांसेस नहीं रहेंगे। और सेम ऐसे ही आपके जो डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट है 10th क्लास से आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और आपके डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर नहीं है उसमें कुछ दिक्कत तो उसको अपडेट करवा लें आप। ठीक है। तो पार्ट 2 जैसे आप करेंगे उसके बाद आपका आता है हम पॉइंट नंबर 4, जो मैंने बताया था कि इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पॉइंट नंबर 4, उसके अंदर आपको फिर फीस पेमेंट करनी होती है। तो जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं उनके लिए फीस है 125 रुपीज़, और जो एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए है आपका इसके अंदर 65 रुपीज़, और जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए है इसके अंदर, और पेपर देख सकते हो शायद आई थिंक 25 रुपीज़ या कुछ और। तो शायद उस फीस की कैटेगरीज को भी यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं। तो ज़्यादातर जनरल्स और मैंने ओबीसी के बारे में बता दिया आपको, यहाँ पे ये फीस कैटेगरीज आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो जनरल आएंगे ओबीसी और है ना, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 125, और 65 है आपकी एससी एसटी के लिए, और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 25 रुपीज़ है, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 65 रुपीज़ है। ठीक है। और जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है या महिला कुशल खिलाड़ी है उस कैटेगरीज में है तो श्रेणी के अनुसार उनमें की जाए। ठीक है। अपने मूल श्रेणी के अनुसार उनकी प्राइसेस यहाँ पे जो भी फीस जाएगी वो जाएगी इसके अंदर। अब इस पार्ट्स को जो भी फॉर्म को फिल करने के लिए आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए होता है तो आप हमारे टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आपको फॉर्म की जो चार्जेस हैं और जो गवर्नमेंट फीस है वो पे करने होते हैं। आपके फॉर्म को घर बैठे आप अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें जो भी इससे फॉर्म के लिए कन्फ्यूजन थे या इस फॉर्म से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो कि चार्ज बेसिस पे होगा। हैव ए गुड डे। लव यू।